हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये प्रावधान दिए गए हैं पार्ट 9A में, ठीक है। और ये आर्टिकल है 243 P से लेकर के 243 ZG, PQRST करके ऐसे है, फिर जेड है, फिर जेड के बाद ZB, ZC, ZD ऐसे करके है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट होती है। कहाँ होती है? अर्बन एरियाज में केवल। ये रूरल एरियाज में नहीं होती है। रूरल एरियाज में पंचायत होती है। तो अर्बन एरियाज के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट होती है म्यूनिसिपैलिटी। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैविंग कॉर्पोरेट स्टेटस। ये कॉर्पोरेट कंपनी टाइप का स्टेटस होता है और ये सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है। इसके पास क्या पावर होती है? पावर्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और जुरिडिक्शन क्या होती है? जुरिडिक्शन एज ग्रांटेड बाय नेशनल एंड रीजनल लॉज। जो भी जुरिडिक्शन देश का कानून या राज्य का कानून बनाएगा उसके लिए वो जुरिडिक्शन होगी, सेल्फ गवर्नमेंट की पावर होगी। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट है अर्बन एरियाज में केवल। अब आ जाइए थोड़े से डेफिनेशंस देख लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट constituted under Article 243। म्युनिसिपल एरिया क्या हुआ? टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नर। जिस एरिया एक म्युनिसिपैलिटी जितनी एरिया को उसको सुपरवाइज करेगी, उसका कामकाज देखेगी, उसका जुरिडिक्शन जितनी टेरिटोरियल एरिया में होगा वो हो गया म्युनिसिपल एरिया। ये गवर्नर नोटिफाई करेंगे कि इस म्युनिसिपैलिटी का जुरिडिक्शन इतने इतने एरिया तक है। बट इसके अलावा एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है कि एन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर। पहली कंडीशन कि इसमें 10 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन हो चाहिए। ये एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है और एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को मिला करके भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में होगा। अब इसमें देखिए दो या दो से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत कवर्ड होंगे या फिर अदर कॉन्टिग्यूअस एरिया। एक म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में केवल एक म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी या एक पंचायत नहीं होगी, दो या दो से अधिक म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत होंगी। और ये गवर्नर द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा कि फला एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब आ जाइए इसको देखते हैं कि अन्य क्या प्रावधान है म्यूनिसिपैलिटी के विषय में। एक आर्टिकल है आर्टिकल 243B, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज के विषय में है। इन एवरी स्टेट फॉलोइंग बॉडीज हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अर्बन एरियाज में? और नगर पंचायत, या तो एक नगर पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, या एक म्यूनिसिपल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, या एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। नगर पंचायत कहाँ पे किया जाएगा? फॉर ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब जो एरिया रूरल एरिया से अर्बन एरिया बनने की प्रक्रिया में है। अभी पूरी तरीके से अर्बन बना नहीं है, लेकिन अब रूरल भी पूरी तरीके से नहीं रह गया, वो कहीं बीच में है, रूरल से अर्बन बन रहा है। एक नगर पंचायत वहां पे बनेगी, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ की होगी? और अ स्मॉलर अर्बन एरिया। एक छोटा अर्बन एरिया होगा तो वो वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होगा? लार्जर अर्बन एरिया, जो बड़े अर्बन एरिया है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। कहीं पर भी तीनों चीजें नहीं होंगी, एक ही चीज होगी। अगर ट्रांजिशनल एरिया है तो नगर पंचायत होगी, छोटा अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपल काउंसिल होगा, बड़ा अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। अच्छा, कहाँ पे म्युनिसिपैलिटी नहीं भी बनाई जा सकती है? जहां पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। अगर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनाई जाएगी। गवर्नर नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी। क्या देख करके नोटिफाई करेंगे? एक तो उस एरिया का साइज क्या है, और जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वहां पे वो या तो प्रोवाइड की जा रही है या प्रोवाइड की जाएंगी एक किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो वहां पे कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, वही म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो उसको देखते हुए और उसकी साइज को देखते हुए और दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए गवर्नर नोटिफाई कर देंगे कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं होगी इस एरिया में, इस इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, अभी हमने देखा कि
ट्रांजिशनल एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया, ये तीनों एरिया है, ये गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन से, ठीक है। अब वो जब स्पेसिफाई करते हैं तो किन चीजों का ख्याल रखते हैं कि पहली चीज तो कि उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कितने लोग, कितने ज्यादा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां का। अब जो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में है, खेती के अलावा किसी और चीज में है, उस एरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और दूसरे फैक्टर्स जो वो चाहे कंसीडर करना, इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नर नोटिफाई कर देंगे कि ये ट्रांजिशनल एरिया है, कि स्मॉलर अर्बन एरिया है, कि लार्जर अर्बन एरिया है, ठीक है। अब म्यूनिसिपैलिटीज का कंपोजिशन क्या होगा, कैसे बनेंगी म्यूनिसिपैलिटीज। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी में जो जितनी भी सीटें हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाएंगी, पब्लिक सीधे चुनेगी, एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से 18 साल के ऊपर की जनता उसको सारी सीटें म्यूनिसिपैलिटी के फिल करेगी, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज करके अपने अपने एरिया के। उसमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं म्यूनिसिपल एरिया की भी। एक म्यूनिसिपल एरिया को तमाम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटी जाएंगी और हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी वहां की जनता, और उसको उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वार्ड्स कहा जाता है, वार्ड्स, ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा, वार्ड्स कहा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकता है कुछ अन्य लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें डालने के लिए म्यूनिसिपैलिटी में। किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए, पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जिन लोगों को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उनको वही मेंबर बनाया जा सकता है म्युनिसिपैलिटी का, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। इसके अलावा लोकसभा के और विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो उनको भी उसमें सदस्य बनाया जा सकता है। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है। और कौन से लोकसभा के मेंबर्स होंगे, जो उसी जिनकी एरिया में वो म्युनिसिपैलिटी फॉल करती है। कौन से एमएलए होंगे जिनकी एरिया में वो म्युनिसिपैलिटी फॉल करती है, किसी और एरिया के नहीं, ठीक है। इसी तरह राज्यसभा के और विधान परिषद के मेंबर्स को भी मेंबर बनाया जा सकता है। कौन से मेंबर्स होंगे, जो उस एरिया में उस म्युनिसिपल एरिया के वोटर होंगे, एज ए वोटर रजिस्टर्ड होंगे, कोई बाहर के नहीं वोटर होंगे। इसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243(s)(5), ठीक है। ये हर वार्ड के अलग अलग वार्डों की कमिटीज होती हैं, वो वार्ड की कमिटीज के चेयरपर्सन होते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो चेयरपर्सन को भी म्युनिसिपैलिटी में मेंबर बनाया जा सकता है। अच्छा, जो राज्य विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो किस तरीके से इलेक्शन होगा जनता के द्वारा, उसका नहीं, जो चेयरपर्सन है, जो म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरपर्सन बनेंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कानून बना करके, ठीक है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी के अंदर वार्ड कमिटीज बनेंगी, ठीक है। वार्ड्स होते हैं, वार्ड से मेंबर्स चुन करके आते हैं, वार्ड कमिटी सभासद बोलते हैं जिसको। और वार्ड कमिटीज जो होती हैं उसमें एक वार्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा वार्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसी टेरिटोरियल एरिया जो म्युनिसिपल एरिया है उसके एक वार्ड भी उसका भी एक कमिटी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 वार्ड को मिला करके भी एक वार्ड कमिटी हो सकती है। अच्छा, जहां पे जिस म्युनिसिपैलिटी में 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, केवल वहीं पे वार्ड कमिटी बनेगी। जिस म्युनिसिपैलिटी में 3 लाख से कम की पॉपुलेशन है वहां पे वार्ड कमिटी नहीं बनेगी। अच्छा, ये देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर को फिर से पावर दे दी गई है कि वो ये कानून बना करके डिसाइड करे कि किस तरीके से गठन होगा वार्ड कमिटीज का और उनका टेरिटोरियल एरिया क्या होगा। कौन सा कहीं एक वार्ड की कमिटी बन गई, 2 की बन गई, 3 की बन गई, 4 बन गई, तो वो ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके, ठीक है। और जो वार्ड कमिटीज के सदस्य होंगे उनकी सीटें कैसे फिल की जाएंगे, वो इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, ठीक है। अच्छा, चेयरमैन, वार्ड कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे,
अगर मान लीजिए केवल एक वार्ड का कमेटी है, वार्ड कमेटी, उसमें केवल एक ही वार्ड है, तो उस वार्ड का जो मेंबर आया चुनकर एक ही व्यक्ति आया होगा, तो वो उसका चेयरमैन भी हो जाएगा। अगर मल्टीपल वार्ड्स की कमेटी है, दो या दो से ज्यादा, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति, उन्हीं मेंबर्स में से कोई एक व्यक्ति वार्ड कमेटी का चेयरमैन होगा, और उसका वार्ड के उसी जो वार्ड के सदस्य हैं वो चुनाव करेंगे, इलेक्शन आपस में चुनाव करेंगे। ठीक है। अच्छा, वार्ड कमेटी बनती है, इसके अलावा वार्ड कमेटी के अलावा और कमेटियां भी बन सकती हैं। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कानून बना करके ये तय करे कि क्या बोलते हैं कि और कौन सी कमेटी बनेगी वार्ड कमेटी के अलावा। ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन भी होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए। कितना रिजर्वेशन होता है? उस एरिया, म्युनिसिपल एरिया में जितना परसेंटेज पॉपुलेशन एससी की है, उतनी परसेंटेज सीटें रिजर्व रहेंगी एससी के कैंडिडेट्स के लिए। वहां पे केवल एससी कैंडिडेट्स लड़ेंगे। और जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है, उतनी परसेंटेज सीटें रिजर्व रहेंगी शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल 100% मैचिंग नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन मोटा मोटा उतनी परसेंटेज सीटें रिजर्व रहेंगी। अच्छा, सीटें कौन से रिजर्व रहेंगी? सीटें रोटेशन से डिसाइड होंगी। इस बार ये वाली सीट रिजर्व हो गई, अगली बार इसको अनरिजर्व कर दिया, किसी और सीट को रिजर्व कर दिया, लेकिन टोटल सीटें उतनी ही होनी चाहिए रिजर्व जितनी पॉपुलेशन है, जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है। ये नहीं है कि एक सीट परमानेंट रिजर्व रहेगी, एक बार वो रिजर्व हो सकती है, अगली बार अनरिजर्व भी हो सकती है। तो वो दूसरी सीट जो अनरिजर्व थी वो रिजर्व बन गई। ठीक है, रोटेशन से होगा। एससी एसटी की वुमेन के लिए क्या रिजर्वेशन होगा? जितनी भी सीटें एससी एसटी को रिजर्व है, उसमें से 1/3 सीटें एससी एसटी की वुमेन के लिए होंगी। ठीक है। और टोटल वुमेन्स के लिए क्या रिजर्वेशन होगा? 1/3 सीटें वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। इसमें एससी एसटी वाली भी शामिल है। जितनी टोटल सीटें हैं म्युनिसिपैलिटी में, उसकी 1/3 रिजर्व होंगी। चेयरपर्सन के लिए क्या रिजर्वेशन होगा? इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा। उसमें से कितनी सीटें एससी एसटी और विमेन के लिए रिजर्व होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर में। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो अपना अपने 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 स्टेट में ये डिसाइड करें कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना रिजर्वेशन होगा। हम लोगों ने ये देखा था कि म्यूनिसिपैलिटी के ट्रांजिशनल एरिया के लिए नगर पंचायत होती है, स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, लार्जर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ड्यूरेशन क्या होता है म्यूनिसिपैलिटीज का? आर्टिकल 243U, एक म्यूनिसिपैलिटी जो इलेक्ट होती है 5 साल के लिए होती है। ठीक है। 5 साल कब से स्टार्ट होगा? जो उसकी पहली मीटिंग होगी उससे। उस 5 साल पूरा होते ही वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी, उसका आगे नहीं कंटिन्यू कर सकती अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। 5 साल से पहले उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी कि किन किन परिस्थितियों में वो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अगला चुनाव कब होगा? 5 साल का पीरियड पूरा होने से पहले पहले अगला चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है। और अगर अर्ली डिसॉल्व हो गया है तो फिर डिसॉल्व होने के बाद 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। और अगर डिसॉल्व होने के बाद केवल 6 महीना या 6 महीने से कम का समय बचा था, तो फिर उसका चुनाव उस पर बैलेंस पीरियड के लिए नहीं कराया जाएगा। अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, उसका टर्म पूरा नहीं हुआ, तो जो अगली म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो बैलेंस टर्म के लिए आएगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो फिर वो चुनाव नहीं होगा उसके लिए, और वो फिर नेक्स्ट चुनाव जो होगा वो 5 साल के लिए आएगी। अगर 6 महीने से ज्यादा समय बचा है तो फिर चुनाव होगा और बैलेंस टर्म के लिए ही अगली म्यूनिसिपैलिटी आएगी। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी को डिसॉल्व करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 243V है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अगर कोई व्यक्ति एमएलए बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में भी इलेक्ट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। या फिर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है और उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन डालती है तो भी वो, और उसके अंतर्गत वो आ रहा है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड होगा।
लेकिन एमएलए बनने के लिए मिनिमम 25 साल एज है, यहाँ पे 21 है, तो 25 साल से कम होने की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर वो 21 ईयर से ऊपर है। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है किसी व्यक्ति का, वो सही है कि गलत है, उसको डिसाइड करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एक अथॉरिटी बनाएगी और उसमें तरीका भी स्टेट लेजिस्लेचर ये भी बताएगी कि इस तरीके से उसका डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लिया जाएगा कि वो डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटीज की पावर्स क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आर्टिकल 243W में दिया है। ठीक है, इसके लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। इसमें क्या डिसाइड करेगी कि म्यूनिसिपैलिटी को क्या पावर्स और अथॉरिटी दी जाए ताकि ये अपने फंक्शंस को और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को आराम से रन कर सके। जो तमाम कमिटियां बनेंगी, वार्ड कमेटी या अन्य कमेटी भी, तो उनको क्या पावर और अथॉरिटी दी जाए वो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी कर सकें। इसमें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो कुछ ड्यूटीज 12th शेड्यूल में भी दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल में भी कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, वो भी इंक्लूसिव हैं, तो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं कि इस जो कानून बनाया जाएगा कि उसमें ये लिख दिया होगा कि जो पावर ट्रांसफर करी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रांसफर की गई म्यूनिसिपैलिटीज को, उसमें कुछ इन रिस्पेक्ट में, मतलब इन मामलों में उसके ये पावर्स ट्रांसफर की जाएंगी। इसलिए प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए प्लान्स बनाना, ये दिया जाएगा। और इसका है द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू द मैटर्स लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल। जो फंक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम का जो काम दिया गया है, जो उनको दिया जाएगा, उसके संबंध में भी हो सकता है, और इसमें 12th शेड्यूल वाले मैटर्स भी शामिल होंगे। 12th शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है, 18 आइटम्स हैं 12th शेड्यूल में। इसमें अर्बन प्लानिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विसेज, स्लम इंप्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, पब्लिक एनिमिटीज, ये सब दिए हुए हैं 12th शेड्यूल में। ठीक है, इस संबंध में उनको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी म्यूनिसिपैलिटीज को। अन्य विधि और भी दी जा सकती है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी को जो पावर है टैक्सेस लगाने की और जो फंड्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, उसके संबंध में आर्टिकल है 243X। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कानून बना करके कि कौन कौन से टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटीज को दे दिए जाए लगाने के लिए और कलेक्ट करने के लिए और उस खर्च को खर्च करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, ये सब कौन कौन से टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटी को दे दिए जाए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कानून में ये देगी कि इसका तरीका क्या होगा कलेक्ट करने का, खर्च करने का, और कितनी लिमिट होगी, ये कानून में लिखा होगा। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट जब खुद से कानून टैक्सेस और टोल्स और ड्यूटीज और फीस लगा रही है, उसमें से एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी म्यूनिसिपैलिटीज को, ताकि म्यूनिसिपैलिटीज अपना फंड्स का नीड्स मैनेज कर सकें और खर्च कर सकें। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी को उस स्टेट गवर्नमेंट के कानून का पालन करना होगा, जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए खर्च करना होगा, और जो कंडीशंस और लिमिट्स दी गई हैं उसको भी फुलफिल करना होगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कानून बना करके कुछ ग्रांट भी दे सकती है म्यूनिसिपैलिटी को। कहां से देगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कानून बना करके कुछ फंड्स इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, फंड्स इस्टेब्लिश करेगी, इसलिए जो जितना भी पैसा रिसीव किया है म्यूनिसिपैलिटी ने अपने टैक्सेस वगैरह लगा करके, उस फंड्स को, उस पैसे को उस फंड में डालने के लिए और अपने उस फंड से विड्रॉ करने के लिए, अपने खर्चे के लिए, म्यूनिसिपैलिटी के खर्चे के लिए ये फंड बनाने के परमिशन दे सकती है। फाइनेंस कमीशन है 243Y। ठीक है, जो पंचायत में दिया था ना कि फाइनेंस कमीशन बनेगा हर 5 साल पे, वही फाइनेंस कमीशन म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी काम करेगा
और वो रिकमेंडेशन देगा गवर्नर को, किस संबंध में देगा? The principle which should govern the distribution between the state and the municipalities of the net proceeds of, किस प्रिंसिपल पे जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है वो बंटवारा होगा म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस म्यूनिसिपैलिटीज को दे दिए जाए, टैक्सेस, टोल्स, ड्यूटीज वगैरह, ताकि म्यूनिसिपैलिटी ही उसको वसूले और म्यूनिसिपैलिटी ही उसको खर्च करे। कितना ग्रांट दिया जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से म्यूनिसिपैलिटीज को, इस संबंध में वो रिकमेंडेशन देगी फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा अन्य क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि फाइनेंशियल कंडीशन म्यूनिसिपैलिटी की इंप्रूव हो सके। इसके अलावा अगर गवर्नर चाहे तो वो और भी मैटर्स दे सकते हैं फाइनेंस कमीशन को कि इस मैटर पे भी अपने सुझाव दीजिए। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के संबंध में आर्टिकल है आर्टिकल 243 ZA, ठीक है। जो इलेक्टोरल रोल्स है और मतदाता सूची और जो इलेक्शन कराना है उसके संबंध में है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वही सब काम करता है, वो मतदाता सूची का निरीक्षण और डायरेक्शन और कंट्रोल रखता है अपने पास, और म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है वो भी वही स्टेट गवर्नमेंट ही कंडक्ट करता है। राज्य सरकार के पास पावर है कि वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के साथ के संबंध में विधानसभा के माध्यम से वो सारे कानून वगैरह बनाएगी, ठीक है। कुछ मिसलिनियस मैटर देख लेते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल हैं। जो ऑडिट होता है म्यूनिसिपैलिटीज के अकाउंट्स का, इसके लिए भी राज्य सरकार कानून बनाएगी किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और उसका ऑडिट कैसे कराएंगे। ये जितने भी प्रावधान हमने पढ़े वो यूनियन टेरिटरीज पे भी लागू हैं, ठीक है। कुछ एरियाज को एग्जेम्पशन दे दिया जाता है जहां पे म्यूनिसिपैलिटीज का प्रावधान नहीं लागू होगा, ये सारे आर्टिकल्स नहीं लागू होंगे। वो कौन से एरियाज हैं? शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज, जो कि आर्टिकल 244 में स्पेसिफाइड है, उनको ये एग्जेम्पशन है। इसके अलावा जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बंटवारा विभाजन किया गया है और सीट्स दी गई हैं उन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को, इसके संबंध में किसी कोर्ट में कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता है। अगर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के संबंध में कोई वाद विवाद होता है तो एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करना होगा कि एक ऐसी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, उसमें तरीका भी लिखा होगा और उस अथॉरिटी के पास ही ये वाद विवाद जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। एक आर्टिकल है 243 ZD, इसमें है कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है। देखिए हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमिटी होती है, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। इसका काम क्या होता है? टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनकी जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं उनके, उन सबका कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना उसको, और उसके बाद इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट तैयार करना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए भी कानून बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर में। इसलिए कानून बनाएगी ये इस कमेटी का गठन कैसे होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन कैसे होगा, और जो इस कमेटी है इसकी सीटें कैसे फिल होंगी। इसमें मिनिमम 4/5 80% सीटें इलेक्शन होगा। 4/5 सीटें जो 80% सीटें हैं इलेक्शन होगा। कौन इलेक्शन करेगा? कौन मतदाता होगा उसमें? जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पंचायत की उस डिस्ट्रिक्ट में, और जो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही चुनाव करेंगे। और किसमें से चुनाव करेंगे? अपने सदस्यों के बीच से ही, बाहरी व्यक्तियों से नहीं। वही लोग चुनाव करेंगे। 80% सीटें इस तरह से फिल होंगी। जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स पंचायत के उस डिस्ट्रिक्ट में और तमाम म्यूनिसिपैलिटीज हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उनके इलेक्टेड मेंबर्स चुनाव करेंगे। और किनके बीच में से चुनाव करेंगे? उन्हीं मेंबर्स के बीच में से ही चुनाव करेंगे। अच्छा, ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं इनमें मेंबर्स का बंटवारा कैसे होगा? कितने कितने वो करेंगे? जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया में और जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस अनुपात में ये मेंबर्स चुनाव करेंगे। पंचायत वाले अपने रूरल एरिया की पॉपुलेशन के अनुपात में करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले अर्बन एरिया के अनुपात में करेंगे, और उतने उतने सदस्य भेजेंगे इस कमेटी में।
इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो किस संबंध में होगा कि जो भी फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के जो उस कमेटी को दिए गए हैं उसको भी स्पेसिफाई करेगी कि ये फंक्शंस होंगे। और इस कमेटी का चेयरपर्सन कैसे चुना जाएगा इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और वो स्पेसिफाई करेगी। इस कमेटी जो कमेटी है उसका ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाती है उस समय उसको क्या ध्यान रखना होगा, उस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो बनाएगी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो ध्यान रखना होगा कि जो भी कॉमन इंटरेस्ट है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बीच में जो कॉमन इंटरेस्ट है उसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, स्पेशियल प्लानिंग, शेयरिंग ऑफ वाटर और अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर है, उसका शेयरिंग और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उनको अपना जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं चाहे फाइनेंशियल हो या दूसरे रिसोर्सेज हो उसका भी ध्यान रखना होगा। और ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाते वक्त उनको उन सभी संस्थाओं से और ऑर्गेनाइजेशन से सलाह मशवरा करना होगा जो भी गवर्नर बताए। ठीक है, अच्छा, ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएगी डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी। ठीक है, लास्ट है आर्टिकल 243 जेडी कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने देखा था कि 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक 2 या मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने देखा था ना, एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, मतलब बड़ा एरिया होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जो गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं। मिनिमम 10 लाख की पॉपुलेशन होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक म्युनिसिपैलिटी या पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, तो उस एरिया में भी एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, आर्टिकल 243 जेडई। ठीक है, और उसका काम क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट फिर से कानून बनाएगी, इसलिए कि ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, इसका कंपोजिशन कैसे होगा, कौन कौन लोग इसमें आके मेंबर्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, जो सीटें हैं इसमें मेट्रो कमेटी में, उसमें से कम 2/3 सीटें होंगी वो चुनाव से भरी जाएंगी। और चुनाव कौन करेगा, जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो चेयरपर्सन है पंचायत के, उसमें पंचायत के मेंबर्स नहीं, पंचायत के जो चेयरपर्सन है वो और जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, ये सब मिलकर चुनाव करेंगे और इन्हीं लोगों के बीच में से चुनाव होगा। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टेड मेंबर्स और पंचायत के चेयरपर्सन के बीच में से चुनाव होगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा और यही लोग चुनाव करेंगे और मिनिमम 2/3 सीटें इस तरीके से भरी जाएंगी। किस अनुपात में ये लोग करेंगे, 2 कैटेगरी के लोग हो गए तो ये फिर उसी तरीके से होगा जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन का रेशियो है उसी रेशियो में चुनाव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, उस कानून के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा जो कानून बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, उसमें और क्या होगा, द फंक्शंस रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया विच मे बी असाइंड टू सच कमिटीज। कैसे प्लानिंग होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया का, इसके लिए भी कानून बनाएगी। और चेयरपर्सन कैसे चुने जाएंगे उस कमेटी के, इसके लिए भी कानून बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, जब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी तो उसको क्या क्या ड्यूटी है, उसको क्या क्या देखना होगा। उन्हें ये देखना होगा जो भी प्लान्स बने हैं म्युनिसिपैलिटी द्वारा और पंचायत द्वारा उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में, उसको ध्यान में रखना होगा। कॉमन इंटरेस्ट का फिर से ध्यान रखना होगा पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में। ठीक है, वही सेम चीज है जो उस एरियाज में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उनकी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रायोरिटीज हैं उसको भी ध्यान में रख के ही अपना
ड्राफ्ट प्लान बनाना होगा। और इसके अलावा लास्ट उनको इसको भी ध्यान रखना होगा, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइकली टू बी मेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है भविष्य में मेट्रोपॉलिटन एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट द्वारा, उसका ध्यान रखना होगा अपना प्लान बनाते वक्त। और इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो चाहे अदर दूसरे रिसोर्सेज हो, उसको भी ध्यान रखना होगा। और वो प्लान बनाते वक्त उन्हें कंसल्ट करना होगा ऐसी संस्थाओं से या ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए गवर्नर कहें। गवर्नर कहेंगे कि इनसे कंसल्ट करके प्लान बनाइए, तो उनसे कंसल्ट करना होगा। और ये प्लान बनाने के बाद उनको स्टेट गवर्नमेंट को इस प्लान को भेजना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।